हेलो ऑल लवली लवली सीए में फाइनल स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? मुझे पता है ये जो वीडियो का थंबनेल है उसे देख के तुम्हें पता चल गया होगा, और तुम वो लोग हो जो शायद आज बहुत निराश हो। तुम वो लोग में से हो शायद जो ये सोच रहा होगा कि भाई मैं ही क्यों, कोई और हो जाता, किसी और का नेगेटिव आ जाता, मेरा क्यों आया। ये थॉट तुम्हारे दिमाग में पक्का चल रहा होगा, क्यों इंस्टीट्यूट ने मेरे को ही शिकार बनाया, क्यों मैं ही निशाने में आया इंस्टीट्यूट के, जबकि मैंने पेपर शायद बहुत अच्छा लिखा था। या तो तुमने पेपर अच्छे से नहीं लिखा था, तुम्हारी प्रिपरेशन में कुछ लैक था, इस वजह से तुम्हारा नेगेटिव रिजल्ट आया। कोई भी सिचुएशन हो, भले तुम इंटर वाले हो, तुम फाइनल वाले हो, तुम किसी भी स्टेज पे हो, आज का ये वीडियो जो मैं अभी ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें मैं काफी सारे जो क्वेरीज इस टाइम पे एक स्टूडेंट के दिमाग में चलते हैं ना, आफ्टर जब वो फेल हो जाता है और उसको उसको जो डिजायरस रिजल्ट होता है वो नहीं मिलता, तो वो क्वेरीज इस वीडियो के थ्रू सारी की सारी तुम्हारी सॉल्व हो जाएगी मेरे अकॉर्डिंग। और अगर फिर भी कुछ बच जाता है और तुम्हें कोई स्पेसिफिक क्वेरी रहती है, तो मेरा कमेंट सेक्शन पूरा ऑन है तुम्हारे लिए। तुम मुझे कभी भी कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई तुम्हें दूंगा, ठीक है। और कोशिश यही रहेगी कि नेक्स्ट अटेम्प्ट जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें जरूर मिले। तुम सीएमए फाइनलिस्ट बनो अगर तुम सीएमए इंटर दे रहे हो, या तो तुम सीएमए बनो अगर तुम सीएमए फाइनल के अंदर फंसे हुए हो। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के अंदर, और फटाफट ये वीडियो को खत्म करेंगे। इतना टाइम बाकी सारी चीजों को दिया है, मस्ती को दिया है, इसको दिया है, तो थोड़ा सा टाइम इस वीडियो को भी देना और जरूर देखना, ठीक है। शायद ये वीडियो से तुम्हारी बहुत सारी जो क्वेरीज है ना, उस पर फुल स्टॉप लग जाएगा और तुम अपनी अपनी जर्नी को फिर से आगे बढ़ाओगे। सबसे पहले चीज जो एक सीएमए स्टूडेंट के अंदर अभी दिमाग में आ रही है, वेदर यू आर फॉर इंटर फाइनल, कोई भी ग्रुप दिया हो, बोथ ग्रुप दिया हो, कुछ भी हो, सर क्या हम री वेरिफिकेशन में जाए? रिजल्ट नेगेटिव आया है, वेदर वी शुड गो फॉर री वेरिफिकेशन और नॉट, इसका आंसर दीजिए। तो मेरा आंसर एकदम क्लियर कट है इस चीज को लेके। अगर 2 to 3 मार्क्स का गैप है, ठीक है, 2 to 3 मार्क्स का अगर तुम्हारा गैप है, भले इंडिविजुअल सब्जेक्ट मतलब किसी में 40 नहीं क्रॉस कर पाए 2 to 3 मार्क्स की वजह से, या तो तुम्हारा टोटल में 200 में 2 to 3 मार्क्स का गैप है, और तुम्हारा वो, तुम अगर बोथ ग्रुप नहीं दियो तो तुम कोई सेट ऑफ सेट ऑन भी नहीं हो रहा, और किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में या तुम्हारा 40 मार्क्स से कम है, अगर 2 से 3 मार्क का गैप है, तो एक उम्मीद में तुम ले सकते हो और तुम री वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हो। बट सर हमारा 13, 15, 17, 20, 25, 50 मार्क्स तक का भी गैप है, तो सर क्या तब हम भी री वेरिफिकेशन में जाए? द आंसर इज नो, अ बिग नो। भाई री वेरिफिकेशन के अंदर जाओगे, तुम्हारी एक नई उम्मीद जगेगी, जिसकी वजह से तुम्हें जो अब प्रिपरेशन करनी चाहिए थी तुम उसे और डिले कर दोगे, ये उम्मीद में कि मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा। ये उम्मीद जो होती है ना, उम्मीदें, वही तुम्हारा चीजें ना खराब करके चलती है। उम्मीदें मत लगा के बैठो। 2 to 3 मार्क्स वाले तुम भी सुन लो, अगर तुम ये सोच रहे हो कि मेरा पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा, तो इसका चांसेस 0.00001%। कुछ चुनिंदा ही ऐसे बचे हुए लोग होते हैं, कुछ चुनिंदा ही ऐसे लोग होते हैं जिनका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है, उनकी इंस्टीट्यूट 1 2 3 मार्क्स कुछ होते हैं वो बढ़ा देती है, और उनका रिजल्ट पास वाला आ जाता है। री वेरिफिकेशन में कभी भी तुम्हारा पेपर रीचेक नहीं होता, री वेरिफिकेशन में हमेशा टोटलिंग की जाती है फिर से, ठीक है, फिर से तुम्हारी टोटलिंग की जाएगी, फिर से सारे सारे टोटल्स को चेक किया जाएगा कि टोटल में कुछ मिस्टेक हुई है कि नहीं हुई है। नहीं हुई है तो सेम टू सेम तुम्हारे पास रिजल्ट फिर से आ जाएगा, और तुम्हारा रीवेरिफिकेशन पूरा बेस जाएगा। और अगर हुई थी और तुम्हारे को लगता है 2 3 मार्क्स का तुम्हारा गैप था, ठीक है, तो उतना ही ज्यादा से ज्यादा इंस्टीट्यूट को अगर बढ़ाने की इच्छा हुई ना खुद से भी, तो वो बढ़ा सकती है। ये सारी चीजें तब है, और तभी होगी जब तुम्हारा लक एकदम ही पीक पे होगा और तुम, भगवान चाहते हैं कि तुम इसे अटेम्प्ट में पास हो जाओ, तभी हो सकता है ये चीज, ठीक है। मतलब ये पूरा गैम्बलिंग वाली सिचुएशन है रीवेरिफिकेशन में जाना। होगा नहीं होगा कोई नहीं बता सकता, इसलिए रीवेरिफिकेशन में जाके अपने, देखो रीवेरिफिकेशन का रिजल्ट आते आते भी 1 1.5 महीना लग जाएगा, तुम 1.5 महीना और वेस्ट करोगे, उसी को सोचते रहोगे कि मैं पास हो जाऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा। ये चीज बिल्कुल भी मत करना। रीवेरिफिकेशन के लिए जान, जो 50 मार्क का डिफरेंस है, जाओ रीवेरिफिकेशन में, कोई दिक्कत नहीं है। कितने भी मार्क्स का डिफरेंस है चले जाओ भले तुम रीवेरिफिकेशन में, बट अपनी प्रिपरेशन तुरंत चालू कर दो।
प्रिपरेशन तुरंत चालू कर दो, अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ्स रह गए हैं, और ज्यादा डिले मत करो वरना दिक्कत होगी। तो समझ में आ गया रीवेरिफिकेशन के लिए जाना कि नहीं जाना? हाँ सर समझ आया कि अगर 2-3 मार्क्स का गैप है तो एक बार के लिए रीवेरिफिकेशन अप्लाई करो, इसकी सजेशन मैं भी तुम्हें देता हूँ, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर बड़ा मार्क का डिफरेंस है तो मैं तो एकदम स्ट्रिक्ट नो बोलूंगा कि मत जा भाई, तू बिल्कुल मत जा, तेरे तेरे को अभी प्रिपरेशन में कुछ लैक थी, इसी वजह से बहुत बड़ा डिफरेंस है। दूसरी चीज, रीवेरिफिकेशन में रीचेकिंग नहीं होती, टोटलिंग चेक होती है। और जिसका 2-3 मार्क्स गैप है और वो रीवेरिफिकेशन में जा रहा है तो वो भी कुछ उम्मीद नहीं लगाए, अपनी प्रिपरेशन चालू कर दे। अगर पास हो गए तो बहुत बढ़िया है, फिर से पढ़ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर नहीं पढ़ा तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। तो ये चीज रीवेरिफिकेशन को लेके पहले से ही क्लैरिटी रखना, ज्यादा उम्मीदें मत पालना। ठीक है, ये मेरा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, मैं सारे पॉइंट्स जो तुम्हारे दिमाग में आ सकते हैं ना वो सारे गैदर करके लाया, और मुझे पता है कि किस किस चीजों को डिलीवर करना है, तो मैं इस वीडियो में डिलीवर करने वाला हूँ उसको। सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें करनी चाहिए, तुम रीवेरिफिकेशन पे पैसा खर्च करोगे, इससे अच्छा है रीवेरिफिकेशन के लिए अगर तुम जाते हो, इससे अच्छा है तो तुम अपनी सर्टिफाइड कॉपीज मंगाओ। सर ये सर्टिफाइड कॉपीज क्या होती है? तुम्हारी आंसर शीट जो तुमने एग्जाम में लिख के आए हो, बड़े मार्क्स का डिफरेंस है तो उनको तो जरूर मंगाना चाहिए। तुम्हारा 2-3 मार्क्स का डिफरेंस है, 5-10 मार्क का डिफरेंस भी पकड़ लेते, एक बार 10-10 मार्क का कट ऑफ लेके चलते, उतना डिफरेंस है तो नहीं मंगाओगे चलेगा, पर मैं तो सजेस्ट करूंगा सबको मंगानी चाहिए। बट तब अगर नहीं मंगाना चाहते हो मत मंगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी कंसेप्ट में शायद दिक्कत नहीं होगी, उस टाइम पे तुम्हारी कुछ प्रैक्टिस में लैक हो सकता है, या तुम इंस्टीट्यूट ने डेलिबरेटली फेल किया, इंस्टीट्यूट डेलिबरेटली फेल करती है बिकॉज हाँ करेगी, उसको तो ना 100% रिजल्ट देना है, उसको तो अपना परसेंटेज मेंटेन करना है। दिस टाइम तो सबसे हाईएस्ट एवर रिजल्ट आया है। अगर मैं वो क्या बोलते कोरोना वो सारे पीरियड्स को हटा दूं ऑनलाइन एग्जाम के, वो मैं एग्जाम कंसिडर भी नहीं करता, अगर उसके अलावा जितने भी टाइम ड्यूरेशन का देखा जाए, जब जब अटेम्प्ट हुए, सबसे हाईएस्ट एवर रिजल्ट आया है इस बार का। तो इसके बाद भी अगर तुम्हें इंस्टीट्यूट फेल कर रही है, बड़े मार्क्स से फेल कर रही है, तो ये तुम में दिक्कत है कुछ, और अगर कम मार्क्स से करी है तो वो जानबूझ के करी ताकि उसका वो पासिंग परसेंटेज ज्यादा ना हो। ठीक है सर, सर्टिफाइड कॉपीज तुम्हें जरूर से मंगानी चाहिए, तुम्हें देखने को मिलेगा, तुम अपना सेल्फ इवेल्युएशन कर पाओगे। सेल्फ इवेल्युएशन इज द बेस्ट इवेल्युएशन, कोई तुम्हें नहीं आके बता सकता कि तुम कहाँ गलत हो कहाँ सही हो। तुम्हारी अंतर आत्मा जानती है भाई, तुम्हारा मन जानता है कि तुमने कहाँ गलतियां की थी, तुमने रिविजन्स में काम चोरी की थी, तुमने राइटिंग प्रैक्टिस में काम चोरी की थी, तुम्हें तुम्हारे टीचर ने अलग अलग क्वेश्चंस करने को बोला था, तुमने वो नहीं किया, तुमने होमवर्क नहीं किया अपना। ये सारी चीजें एक तरीके से काम चोरी है जो तुम्हें आज पे ऑफ कर चुकी है इन 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 टर्म्स ऑफ नेगेटिव रिजल्ट। सर आप बहुत ज्यादा हार्श हो रहे हो, आप एकदम घटिया हो, क्योंकि आप रियलिटी चेक दे रहे हो ना, इस वजह से आप घटिया हो। तो रियलिटी चेक देना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइम पे भी अगर मैं तुम्हें रियलिटी चेक नहीं दूंगा और तुम्हें ऐसे बोलूंगा भाई कुछ नहीं भाई, सब सही होगा सब सही होगा, ऐसा ऐसा जो कर रहा है ना, ठीक है वो ठीक है, थोड़ा सा तुम्हें मिलना चाहिए एम्पैथी, वो सिंपैथी, वो सारी चीजें मिलनी चाहिए। बट रियलिटी चेक इज दिस टाइम रियलिटी चेक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई इतना अच्छा रिजल्ट आया फिर भी तुमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स क्यों नहीं ला पाए, उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, इसलिए सर्टिफाइड कॉपीज मंगाओ, चेक करो कहाँ गलतियां हुई है। कुछ कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की थी, बहुत अच्छे से एग्जाम दिया, फिर भी वो डेलिबरेटली शायद फेल्ड हुए बाय इंस्टीट्यूट। ठीक है, वॉट एवर, मैं इंस्टीट्यूट पे कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा, बट शायद ऐसा हो सकता है इंस्टीट्यूट ने तुम्हें फेल किया हो, या कुछ भी ऐसी कोई मिस्टेक कर दी हो तुमने जिसकी वजह से तुम्हारे थोड़ा बहुत इक्का दुक्की वजह से रह गया। उन लोगों को तो बिल्कुल मंगानी चाहिए और देख लेना चाहिए क्या क्या हमारी ऐसी गलतियां थी। बट जिनका बड़ा बड़ा मार्जिन है उनके लिए तो ये चीज मैंडेटरी हो जाती है कि भाई तू चेक कर तूने क्या गलतियां करी है। अगर तू चेक ही नहीं करेगा कि तूने क्या गलतियां करी है तो तू कैसे सुधारेगा उसको? सेल्फ इवेल्यूशन ही नहीं करोगे तो कैसे पकड़ोगे कि क्या मिस्टेक करी थी जिसकी वजह से मेरे को आज मार्क्स नहीं मिले? इसलिए सर्टिफाइड कॉपीज मंगाओ। आरटीआई के थ्रू मंगाना, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से मंगाओगे तो लूट जाओगे भाई, बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, पर पेपर 500 रुपीज लेते हैं। तुम्हारे 8 पेपर हो गए, मतलब 4,000 रुपए हो गए, अगर एक ग्रुप दिया है तो 2,000 रुपए हो गए। तो उतने पैसे अगर तुम्हें खर्च करने विद इन 1,000 रुपीज में तुम्हारे बोथ ग्रुप, अगर तुमने बोथ ग्रुप दिया 8 पेपर दिए तो तुम्हें 4 पेपर का मंगाना है, तो विद इन 500 तुम्हारा काम हो जाएगा। तो आरटीआई के थ्रू जाना और उसके थ्रू तुम्हें करना है। सर ये आरटीआई से कैसे अप्लाई करते हो उसके लिए मैं एक सेपरेटली वीडियो बना दूंगा, मैंने सोच रखा है ये चीज। मैंने भी आरटीआई से अपनी फाइनल की सर्टिफाइड कॉपीज मंगाई थी। तो आरटीआई से तुम अपनी सर्टिफाइड कॉपीज मंगा सकते हो इन रीजनेबल कॉस्ट। ठीक है, तो ये चीज जरूर करना। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद से एक क्वेश्चन पूछो, क्या तुम्हारा अटेम्प्ट 3 से ज्यादा हो गए है?
और स्टिल तुम्हारा डिफरेंस हर बार 50-60 50-60 50-60 का डिफरेंस रहा है। जो डिफरेंस है वो क्या है, ह्यूज मार्जिन का है। मतलब 200 और तुम्हारे एक्चुअल मार्क्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है, और ये एक बार नहीं हुआ, ये काफी बार काफी अटेम्प्ट से तुम्हारे साथ हो रहा है। तो भाई तुम्हें या तो, ठीक है, इधर भी एक मैं हार्श वर्ड बोलूंगा, या तो तुम्हें फिर से क्लासेस लेनी चाहिए सबसे पहले, और फिर से सारे कंसेप्ट तुम्हारे सुधारने चाहिए, पूरी राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए एकदम डिटेल में, और सारे के सारे बहुत अच्छे से रिवीजन करनी चाहिए, तभी जाके तुम पास होगे, वरना तुम बार बार ये लूप में फंस जाओगे। दूसरी चीज, सीएमए इज नॉट ओनली द ऑप्शन विच इज अवेलेबल टू यू। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं भाई मैंने किसी पीयर प्रेशर में ये कोर्स ले लिया था, फाउंडेशन निकल गया था, क्योंकि फाउंडेशन का रिजल्ट तो बहुत ही लेविश रिजल्ट आता है इधर का, मतलब काफी, मतलब सभी लोग पास हो रहे हैं, जो फेल हो रहा है फाउंडेशन के अंदर उस पर एक बार डाउट कर सकता हूँ मैं, ठीक है। बट फाउंडेशन का रिजल्ट तुम्हें खुद को पता है, फाउंडेशन का जिस तरीके से करिकुलम डिसाइडेड है, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फाउंडेशन लेवल के अंदर, इट इज मतलब लिटिल बिट लोअर लेवल के पूछे जाते हैं हमेशा। तो फाउंडेशन में तुम्हारे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स आ गए, तुम अपने आप को हवा में लेके चले गए और तुम्हें लगता है कि तुम सब कर जाओगे, और इस चीज को लेते हुए तुमने बाकी सारी चीजों को लाइटली ले लिया, और तुम्हें ऐसा लगने लगा कि नहीं मेरे से सीए में हो जाएगा, पर तुम्हें इंटर में आके रियलिटी चेक मिला कि भाई मुझसे नहीं हो रहा, एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, तीन अटेम्प्ट, चौथा अटेम्प्ट भी लग चुका है, बट अभी तक क्लियर नहीं हो रहा, और ह्यूज मार्जिन से नहीं हो रहा। मेरा ये बड़ा याद रखना, ह्यूज मार्जिन से नहीं हो रहा। तो मुझे लगता है कि तुम्हें रिकंसिडर करना चाहिए कि वेदर यू वांट टू कंटिन्यू दिस, क्या बोलते हैं, कोर्स और नॉट। ये सिर्फ मैं इंटर वालों के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, फाइनल वालों के नहीं भाई, फाइनल वाले तुम्हारा कितने का भी मार्जिन बाकी हो, तुम्हें कंप्लीट करना ही है ये कोर्स को, अब छोड़ने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचा तुम्हारे पास। इंटर वालों के पास ऑप्शन रहता है हमेशा, फाइनल वालों के पास कभी कोई ऑप्शन नहीं रहता। तो फाइनल वालों, अगर तुम ये चीज अपने ऊपर अप्लाई करने जा रहे हो ना, तो बिल्कुल मत करना, तो मेरे को गाली मत देने लग जाना, आपकी वजह से हमने छोड़ दिया, बाद में जाके देखा तो भाई हम भी कर सकते थे। इंटर वालों के लिए बोलो कि भाई बहुत ह्यूज डिफरेंसेस आ रहे हैं, और तुम्हारे 3 4 5 अटेम्प्ट हो चुके हैं और तुम नहीं क्लियर कर पा रहे हो, तो प्लीज लीव इट, ठीक है, कुछ और अच्छा कर लो, ठीक है, कोई और अदर कोर्स कर लो। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला कि पढ़ाई मत करो, मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई और अच्छा कोर्स कर लो, जो तुम्हारे लिए बनाओ, जो तुम्हारे इंटरेस्ट का हो, वो चीज कर लो। किसी पीयर प्रेशर से या किसी फैमिली प्रेशर से कंटिन्यू करना इज नॉट अ गुड थिंग, बाकी तुम्हारी इच्छा है। ये मेरा सजेशन था, एज अ भैया बोल लो, एज अ सर बोल लो, वॉट एवर। तो डिफरेंस अगर ह्यूज मार्जिन का है तो तुम्हें ये चीज को कंसिडर करना चाहिए, बट इट इज ओनली फॉर इंटरमीडिएट, नॉट फॉर फाइनल किड्स, स्टूडेंट, सॉरी। फोर्थ फोर्थ पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है रिविजन। एक ग्रुप दिया था, भले इंटर का या फाइनल का, ठीक है, कोई भी तुमने एक ग्रुप दिया, ठीक है, तुम्हारा पहले से ग्रुप हुआ हुआ है नहीं हुआ हुआ है, एक उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुमने एक ग्रुप दिया था, एक ग्रुप दिया था, तो एटलीस्ट तुम्हारे पास 1.5 मंथ का गैप होना चाहिए, 1 to 1.5 मंथ्स, ठीक है, 1 to 1.5 मंथ्स का गैप होना चाहिए बिफोर एग्जाम, ताकि तुम क्या कर सको, रिविजन कर सको, ठीक है। और अगर तुमने इसके साथ कुछ छेड़छाड़ी की है, तुमने एक महीना भी नहीं रखा, तुम सीधा बॉर्डर लाइन पे जाके 5 10 दिन पहले रिवीजन कर रहे हो, और तुम्हें लगता है कि तुमने जो पढ़ा था, पहले तुमने 4 महीने तो सिर्फ लेक्चर दिखे, एंड मोमेंट पे आके तुमने 10 दिन में रिवीजन कर लिया, और तुम्हें लगता है तुम उस बेसिस पे एग्जाम क्लियर कर जाओगे, तो शायद क्लियर भी कर जाओ, तुम बहुत ज्यादा होशियार स्टूडेंट हो गए, तुम्हें मैं सलाम ठोकता हूँ अगर तुमने क्लियर कर लिया तो। बट अगर नहीं क्लियर कर पा रहे हो, क्योंकि तुम ये मिस्टेक कर रहे हो कि तुम रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो भाई आगे भी फिर से ये दिक्कत हो सकती है, शायद फिर से तुम्हें नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो रिविजन्स आर की टू सक्सेस। मैं अपना बताता हूँ, मैंने फॉर फाइनल से पहले लगभग लगभग 6 से 7 रिवीजन कर लिए थे, और कुछ कुछ सब्जेक्ट के तो 6 7 कर लिए थे, कुछ कुछ सब्जेक्ट के 4 5 कर लिए थे, ऑन एन एवरेज देखा जाए तो मेरे 6 से 7 रिवीजन सारे सब्जेक्ट के पकड़ के चलो कि हो ही गए। इंटर के टाइम पे मैंने एक ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई थी क्यूमुलेटिव रिवीजन वाली, उस वजह से मेरा हो गया था। सर वो क्या स्ट्रैटेजी थी, वो आज के वीडियो में डिस्कशन का पॉइंट नहीं है मेरा, जस्ट बिकॉज कि मेरे को लगता है कि हर बंदे की स्ट्रैटेजी अलग होती है, बट एक कट ऑफ तो होते हैं, वो सबके लिए सेम होने चाहिए। वो ये कट ऑफ तुम्हारे लिए भी है कि भाई तुम्हारा रिवीजन के लिए नहीं नहीं करके भी 1 महीना तुम्हारे पास हाथ में होना चाहिए, ताकि तुम एक ग्रुप का अच्छे से रिवीजन कर पाओ। अगर बोथ ग्रुप की तैयारी कर रही थी, बोथ ग्रुप क्लियर नहीं हुआ, तो पहले तो तुम्हारे पास एटलीस्ट इसका डबल कर लो, या तो 2 या तो 3, इतने मंथ्स तो तुम्हारे पास होने चाहिए फॉर रिविजन्स। और सर कितने रिविजन्स अब हमें करने चाहिए अच्छे से, ताकि हमारा आगे कोई दिक्कत ना हो, तो
3 रिविजन्स, 3 रिविजन्स मेरे हिसाब से अगर एक बच्चे को क्लियर करना है और शायद रैंक भी लाना हो, तो 3 रिविजन्स अगर वो एकदम अच्छे से करता है, देखो पहला रिविजन हमेशा डिटेल्ड रिविजन होता है, तो पहला रिविजन तुमने बहुत अच्छे से किया तो दूसरे तीसरे में तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पहले रिविजन में किसी चैप्टर को अगर 8 घंटे भी लग गए ना, निराश मत होना, शायद वो इस तरीके से अब तुम्हारा पूरा वो सब्जेक्ट तुम्हें लर्न हुआ या पूरा चैप्टर ऐसा लर्न हुआ कि भाई अब तुम जब अगली बार करोगे तो शायद वो 1 घंटे में हो जाए, 1.5 घंटे में हो जाए, तुम्हें इतना पता ही नहीं चले कि भाई इतना फास्ट कैसे हो गया, पहली बारी में तो इतना टाइम लगा था, क्योंकि तुमने उसमें इनपुट अब अपना मैक्सिमम दे चुके हो, तो तुम्हारा वो आउटपुट तुम्हें बाद में दिखेगा जरूर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रिविजन्स बहुत ज्यादा जरूरी है। रिविजन्स अगर एक ही ग्रुप दे रहे हो तो 1 से 1.5 महीना तुम्हारा रिविजन का होना चाहिए अलॉन्ग विथ मॉक टेस्ट। बोथ ग्रुप दे रहे हो तो 2 से 3 महीना होना चाहिए रिविजन्स के लिए अलॉन्ग विथ मॉक टेस्ट, ठीक है। 2 महीना फॉर बोथ ग्रुप, 1 मंथ फॉर सिंगल ग्रुप, दैट इज समथिंग विच इज बेयर मिनिमम यार, इतना तो तुम दोगे, तुम्हें सिलेबस बहुत बड़ा रहता है, रिवाइज करने में उतना टाइम लगेगा ही लगेगा। तो ये फोर्थ, अगर तुमने ये पॉइंट को मिक्स किया था, तुम बिना रिवीजन के गए थे, तुम बिना किसी प्रैक्टिस के गए थे, तुम बिना किसी चीज को देखी सीधा एग्जाम में उतर गए थे लेक्चर्स करके, तो वो तुम्हारे लिए एंड पॉइंट था, उधर ही तुम्हारा रिजल्ट फिक्स हो गया था कि भाई लक हुआ, एकदम एक्सट्रीम किसी का लक हुआ तो बात अलग है, वरना तुम्हारा रिजल्ट वहीं पे फिक्स हो गया था कि तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरे को पता है ऐसे स्टूडेंट्स का शायद तो हाथ भी नहीं चला होगा कि मैं पेपर में क्या लिखूं। अगर तुम रिलेट कर पा रहे हो ये चीज से तो कमेंट करो, हाँ सर हमने हमारे साथ ये हुआ था वो हुआ था, अपनी बात बताओ, शायद मैं तुम्हें कुछ और भी इनपुट दे सकूं, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें फिर से रिपीट नहीं करनी है, रिवीजन बहुत अच्छे से करके जाना है। फिफ्थ पॉइंट, सर वन ग्रुप इज क्लियर्ड, वन ग्रुप इज ऑलरेडी क्लियर्ड, एक ग्रुप मेरा हो चुका है, मैं इंटर का हूं, मैं फाइनल का हूं, मैं किसी का भी हूं, मेरा एक ग्रुप हो चुका है, इंटर के में ग्रुप 1 या ग्रुप 2 में से कोई भी एक हो चुका है, फाइनल में ग्रुप 3 या ग्रुप 4 में से एक हो चुका है, तुम्हारे पास अब एक ही ग्रुप बचा है करने के लिए, ठीक है। तो तुम्हारे पास ऐसा कोई मेंटल प्रेशर नहीं है कि तुम बहुत ग्रुप के लिए जाओगे, तुम क्या करोगे, कुछ तुम्हारे लिए वो मेंटल प्रेशर नहीं है। तो तुम्हें क्या करना चाहिए, जो भी तुम्हारा ग्रुप रिमेनिंग है, ठीक है, जैसे ग्रुप 2, ठीक है, स्लैश ग्रुप 1 फॉर इंटर, ठीक है, फॉर इंटर, और फॉर फाइनल ग्रुप 3, ग्रुप 4 या ग्रुप 3, कुछ भी तुम्हारा पेंडिंग है, ठीक है, कुछ भी एक तुम्हारा पेंडिंग है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, अगर 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 बिना किसी प्रिपरेशन के, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के चीजें अगर चले गए थे, बिना किसी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के एग्जाम देने चले गए थे और डिफरेंस काफी ज्यादा यूज आया है तुम्हारा मार्क्स का, मतलब तुम्हारा हंड्रेड्स या 50s या 60s में तुम्हारा डिफरेंस आया है, तो तुम्हारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत कम है भाई। अभी से 4 महीना बचा हुआ है, तुम कोई भी एक ग्रुप का लेक्चर्स, जिस सब्जेक्ट में ज्यादा डिफरेंस है उसके परचेज कर लो और फिर से उसकी तैयारी कर लो, और जो सब्जेक्ट तुम्हारे स्ट्रांग थे उसके रिवीजन वीडियो से रिवाइज करो, रिवीजन वीडियो से सारे कंसेप्ट फिर से रिवाइज करो, और भरपूर भरपूर, ये वर्ड याद रखना, भरपूर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अल्टीमेटली क्वेश्चन प्रैक्टिस इज की टू सक्सेस, रिवीजन इज की टू सक्सेस, ये दो चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है। बच्चा समझता ही नहीं कि भाई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तूने अगर हाथ से सॉल्व नहीं किया तो तेरा एग्जाम में हाथ नहीं चलेगा। अगर सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाता है, कुछ रट जाता है, बात अलग है, बट अगर 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 बाय द चांस थोड़ा सा भी टफ बना ना, तू उधर ही निपट जाएगा, तू क्लीन बोल्ड हो जाएगा। इसलिए अगर तुम्हारा किसी सब्जेक्ट में कंसेप्चुअल क्लैरिटी कम है, उसके लेक्चर्स ले लो, अगर कोई फास्ट ट्रैक में लेक्चर्स अवेलेबल है तो उसे ले लो, एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर्स अवेलेबल है तो उसे ले लो, और सबसे पहले अपने कंसेप्ट फिर से अच्छे से क्रिस्टल करो, और उसके उसके साथ में उसके क्वेश्चन जो भी करवाते हैं वो, फिर देन उसका रिवीजन और टेस्ट। बट अगर तुम्हारा सब्जेक्ट में क्या बोलते हैं कंसेप्ट क्लैरिटी थी, थोड़े बहुत मार्जिन से रह गए, तो उसके रिवीजन वीडियो से फिर से कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे अच्छे, ठीक है, अच्छे अच्छे जितने भी लास्ट डे रिवीजन लायक टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस की लिख के प्रैक्टिस करो फर्स्ट टाइम, और अपने उस सब्जेक्ट को फिर से स्ट्रॉन्ग करो। ये चीज अगर तुम फॉलो करते हो, मार्क माय वर्ड्स, अगर डेडिकेटली करते हो ना, तो तुम्हें कोई पास होने से नहीं रोक सकता भाई। सेम फॉर ग्रुप इंटर वाले और फाइनल वाले दोनों के लिए चीज एप्लीकेबल है कि भाई अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी, डिफरेंस बहुत ज्यादा यूज था, लेक्चर्स लो, पूरा पूरा फिर से पढ़ो। कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है किसी सब्जेक्ट की, थोड़े बहुत मार्जिन से रहा हूं, रिवीजन वीडियो देख, और
क्वेश्चन प्रैक्टिस भरपूर कर। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? देखो ये चीज तो सबके दिमाग में रहेगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें? देखो सीए में मॉड्यूल हो गई, ये तो माई बाप है तुम्हारी, इससे तो करना ही है। बच्चे पास्ट ईयर क्वेश्चंस को तो ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे वो अपनी एक्स को इग्नोर कर रही है, लड़की तुम्हें इग्नोर करती है, ठीक है? तो वैसे तरीके से इग्नोर करते हो, ठीक है? पास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर, और इसके साथ में अब तो वर्कबुक भी आ चुकी है, तो वर्कबुक, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, वर्कबुक, ये तीन चीज तुम्हारी एकदम सॉलिड होनी चाहिए। इसके अलावा फाइनल वालों के लिए तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो सीए के भी कुछ क्वेश्चन कर ले, सीए इंस्टीट्यूट के भी कुछ क्वेश्चन कर ले, कुछ कुछ सब्जेक्ट के लिए, फॉर एग्जांपल स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फॉर एग्जांपल स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, ये सारे सब्जेक्ट के कुछ सीए इंस्टीट्यूट के भी क्वेश्चन कर ले, ताकि उनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी, उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस एकदम फुल फ्लेज हो जाए, ठीक है? तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी चाहिए वो भी मैंने तुम्हें बता दिया। तो ये ये क्वेश्चन का आंसर मैंने तुम्हें दे दिया कि अगर सर एक ही ग्रुप बाकी रह गया किसी भी स्टेज के अंदर, अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, डिफरेंस ज्यादा है, तो पूरे लेक्चर्स देखो, क्वेश्चन साथ में सॉल्व करो, रिवीजन करो और फिर मॉक टेस्ट दो। सर कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, कुछ चीजें थी जिसकी वजह से हमने गलती की, शायद हमारा लक अच्छा नहीं था, या शायद वॉट थोड़े बहुत मार्जिन से रह गया, रिवीजन वीडियो देख, मैराथन देख, कंसेप्ट रिवाइज कर, क्वेश्चन कर, कंसेप्ट रिवाइज कर, क्वेश्चन कर, कंसेप्ट रिवाइज कर, क्वेश्चन कर, साथ में दो सब्जेक्ट पकड़ के चलो। मेरी हमेशा स्ट्रैटेजी होती थी कि मैं एक ही सब्जेक्ट को एक टाइम में फटाफट फटाफट निपटा दूंगा, तो वो मेरी स्ट्रैटेजी थी, तुम्हारी स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है, इसलिए मैं तुम्हारी स्ट्रैटेजी फिक्स करने में नहीं लगाऊ, तो तुम्हें क्या करना चाहिए वो तुम्हें बताने में लगाऊ। इसको तुम्हें अब किस तरीके से करना है, सुबह पढ़ना है, शाम में पढ़ना है, दिन में पढ़ना है, लेट के पढ़ना है, नाते नाते पढ़ना है, कैसे भी पढ़ना है तुम्हें, वो तुम्हारी इच्छा है, ठीक है? वो चीजें फिक्स करने वाला कोई भी नहीं होता, मतलब इतने घंटे ये चैप्टर पढ़ो, उतने घंटे वो चैप्टर पढ़ो, इतने घंटे इस सब्जेक्ट को दो, ये मतलब ये जो खेला है ना, वो खेला मेरे को नहीं समझ आता, ठीक है? वो तुम्हारी चीज, वो तुम खुद फिक्स कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं तुम्हें फिक्स करके दे सकता। फिफ्थ पॉइंट ये हो गया। सिक्स्थ पॉइंट ये है, सिक्स्थ पॉइंट ये है कि हमने पहली बार एग्जाम दी थी, पहली बार मतलब ग्रुप, पहला ग्रुप ही चल रहा है, इससे पहले कोई भी ग्रुप क्लियर नहीं है, सॉरी, हमारा इससे पहले हाँ कोई भी ग्रुप क्लियर नहीं है, और हमने पहली बार कोई ग्रुप दिया है इंटर का या फाइनल का, तो हमें क्या करना चाहिए? नहीं हुआ क्लियर, सेम, अगर ह्यूज मार्जिन है, ह्यूज मार्जिन है, नो ग्रुप क्लियर अर्लियर, ठीक है? तुम्हारे पहले इंग्लिश पे मत जाना, ठीक है? कोई भी ग्रुप, मैं ये वीडियो समझाने के लिए बना रहा हूँ, इंग्लिश टेस्टिंग के लिए नहीं बना रहा। अगर ह्यूज मार्जिन से रहा है, सेम फिलोसॉफी, लेक्चर्स देखो भाई, जिस भी सब्जेक्ट में तुम्हें डिफिकल्टी फेस हो रही है, और साथ में तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस पूरी करते रहो, फिर रिवीजन करो, मॉक टेस्ट लिखो, फिर एग्जाम में अपना मुंह दिखाने जाओ, ठीक है? अगर सब्जेक्ट में ह्यूज मार्जिन नहीं है, लिटिल मार्जिन, ठीक है, स्मॉल मार्जिन, कुछ भी बोल लो, ठीक है, स्मॉल मार्जिन से रह गया है, तो तुम्हें क्या करना है? रिवीजन करना है अच्छे से कंसेप्ट का, फिर से रिवीजन वीडियोस के थ्रू, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मॉक दो, एग्जाम में जाओ, ठीक है? इधर से भी एक ये लैडर बढ़ जाता है, बाकी का लैडर तुम्हारा सेम चलता है, तो ये चीज तुम्हें करनी है, ठीक है? क्वेश्चन सेम भाई, तुम्हें जहां से तुम्हारा, अगर जहां से तुमने क्लासेस ली उसने सब कुछ प्रोवाइड कर रखा है, तो बहुत ही बढ़िया चीज है भाई, तुम वहां से, तुम्हें सब मिल रहा है, बहुत अच्छा टीचर है वो तुम्हारे लिए, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन टीचर है वो, जिसने तुम्हें सब कुछ एक साथ में दे दिया है, तो तुम वहां से कर लेना। अगर नहीं मिला है, तुम्हें लगता है, तो तुम्हारे पास इंस्टीट्यूट की पूरी वेबसाइट अवेलेबल है, उस पर पास्ट ईयर भी मिल जाएंगे, उस पर मॉक टेस्ट पेपर भी मिल जाएंगे, उस पर तुम्हें क्या बोलते हैं, तुम्हारी मॉड्यूल भी मिल जाएगी, और उस पर तुम्हारे क्या बोलते हैं, वर्कबुक भी मिल जाएगी, तो सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। तो वहां से तुम अपना क्या कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो, कुछ भी क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करनी है वहां से कर सकते हो, और कुछ कुछ फाइनल और इंटर के अंदर कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें अगर तुम्हें लगता है तुम्हें सीए के क्वेश्चन करने चाहिए, तो तुम्हें सीए के क्वेश्चन भी कर लेने चाहिए, बट अगर वो टाइम मिले तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं है। सेवेंथ, मॉक टेस्ट। सर ये मुझसे ये क्वेश्चन तो बहुत पूछते हैं लोग, भाई सर मॉक टेस्ट कहाँ से दे सर, मॉक टेस्ट कहाँ से दे, कोई टेस्ट सीरीज खरीदे या क्या करे?
देखो कहीं से फ्री टेस्ट सीरीज मिल रही है, किसी ने कोई पेपर बना के दिया, फिर उसके आंसर्स भी देता है, तो वहां से कर लो, ठीक है, ये तो बहुत बेसिक लॉजिक है, तुम ये सब कुछ, ये तुम्हें भी पता है। बट अगर नहीं मिलती है, तो ये मत ढूंढने जाओ मैं कहाँ से खरीदूं, कहाँ से करूँ, खरीदनी है, खरीद लो, फिर ज्यादा सोचो मत। बट अगर नहीं खरीदनी है, बजट इशू है, पैसों का इशू है, सबको होता है, मेरे को भी था कभी ना कभी, तो मॉक टेस्ट तुम्हें सबसे बेस्ट चीज है कि होगी कि तुम्हारे इंस्टीट्यूट एमटीपी निकालेगी दिसंबर अटेम्प्ट से पहले, उठाना उसी को, बिना उससे पहले कुछ मत देखना उसका, उठाना उसी को, प्रिंट करवाना, 3 घंटे डेडिकेटली बैठना, सॉल्व करना और चेक कर लेना। पेपर की डिफिकल्टी कितनी हो नहीं हो, डजेंट मैटर, डजेंट मैटर। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली ना, जहां से क्वेश्चन हो सकते तो तुमने कर लिए। क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा वो तो तुम्हें एग्जाम में भी नहीं पता ना भाई, इजी आएगा टफ आएगा किसी को भी नहीं पता। तो जैसा क्वेश्चन पेपर मिला है, तुम्हें ये समझना है कि मुझे मेरे को ये टेस्ट करना है उस चीज में। सबको मैं ये चीज बहुत बार बोला हूँ कि टेस्ट तुम्हें ये करना है, क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट होना जरूरी नहीं है, टेस्ट ये होना जरूरी है कि तुमने 3 घंटे में पूरा लिख पाए कि नहीं लिख पाए, तुम्हारे 3 घंटे तक हाथ चले कि नहीं चले, प्रैक्टिकल क्वेश्चन तुम अच्छे से बना पाए कि नहीं बना पाए, तुम्हें कितना टाइम सोचने में लग गया चीजों को, ये सारी चीजें तुम्हारी मॉक टेस्ट से इवैल्यूएट हो जाएगी। ठीक है, पेपर किसी भी लेवल का हो, डजंट मैटर, डजंट मैटर। मैंने खुद ने मॉक टेस्ट लिखे हैं भाई, स्टिल मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 था इन फाइनल, ठीक है। तो कोई टेस्ट सीरीज मैंने भी नहीं खरीदी थी, ठीक है। तो इसलिए मॉक टेस्ट पेपर जो आएंगे उसी को तुम सॉल्व कर देना। ये तुम्हारी सिर्फ माइंडसेट को चेक करने के लिए कि भाई मेरा 3 घंटे हाथ चला कि नहीं, मैंने टाइम का सही से यूटिलाइज किया कि नहीं, पहले 15 मिनट खुद को देना, बैठना, मम्मी को बिठा लेना साथ में कि वो तुम्हें देखती रहेगी, ताकि तुम्हारे पे कोई वॉच होकर नहीं लिखो, वरना तुम बीच में सारा इंस्टाग्राम चले जाओगे, कच्चा बादाम है दादा कच्चा, वो चालू कर दोगे तुम, ठीक है। तो वो चीजें मत करना। 8th 8th पॉइंट मेरा इस चीज को लेके है भाई, कि अगर तुमने बोथ ग्रुप दिया था, बोथ ग्रुप दिया था, बोथ ग्रुप, और बोथ ग्रुप तुम्हारा क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, तुमने पूरा 8 8 महीने 7 महीने 6 महीने लेक्चर्स देके रिवीजन किया, बोथ ग्रुप क्लियर नहीं हुआ, तो तुम्हारे पास अब एक ही ऑप्शन बचता है, एक ही ऑप्शन है, फिर से तुम बोथ ग्रुप ही दो। अगर तुम बोथ ग्रुप के लूप में आ चुके हो, मेरे हिसाब से फिर से सिंगल ग्रुप के लिए जाना, एक एक ग्रुप करके देना मेरे को सेंसिबल चीज नहीं लगती। तुमने अगर इतने गट्स दिखाए थे और तुमने बोथ ग्रुप दिया था, तुमने 8 दिन अपने आप को मेंटेन किया था, तो तुम्हारा बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, प्रोवाइडेड है तुम्हारा एग्जाम के मतलब तुम्हारे रिजल्ट के अंदर बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं है, 400 और तुम्हारा एक्चुअल मार्क्स के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। गो फॉर अगेन बोथ ग्रुप, खुद को जज मत करो कि मैं क्या बोथ ग्रुप के लिए नहीं बना, तुम बिल्कुल बने हो बोथ ग्रुप के लिए, तुम बिल्कुल कर पाओगे बोथ ग्रुप। तुम्हें बोथ ग्रुप करना चाहिए, तुम्हारे पास 4 महीने हैं, ठीक है। अगर तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं, इसमें मैं दूसरी चीज पे भी आऊंगा, तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी थी, बोथ ग्रुप क्लियर नहीं हुआ, कुछ मार्जिन से रह गए, छोटे मोटे मार्जिन 10 15 20 मार्क्स से रह गए, बोथ ग्रुप के लिए तुम बने हो, तुम कर सकते हो बोथ ग्रुप, तुम्हें बोथ ग्रुप ही देना चाहिए। तुम्हारे पास 4 मंथ बचे, उन सब्जेक्ट पे फोकस करो, उन सब्जेक्ट के रिवीजन करो जिस सब्जेक्ट में तुम पहले लैग कर गए थे। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई ये सब्जेक्ट में थोड़ा ज्यादा लैग रह गया था, उस सब्जेक्ट के लेक्चर्स फिर से ले लो और अपनी प्रिपरेशन कर लो। और साथ में अगर तुम्हें लगता है कि नहीं लेक्चर सारे अच्छे से थे, कंसेप्ट क्लियर थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करी थी पर एग्जाम में जाके मैं घबरा गया और नहीं कर पाया चीजों को, तो मॉक टेस्ट लिखो। ये सारी चीजें तुम्हें करनी चाहिए, रिवीजन करनी चाहिए कंसेप्ट को फिर से रिवाइज करने के लिए, फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सेम चीज बोल रहा हूँ मैं जो ऊपर मैंने बोली थी, प्लस तुम्हें मॉक टेस्ट लिखने चाहिए। यही चीज है, यही चीज है और कुछ नहीं है। ये चीज तुम्हें डेडिकेटली करनी है। रिवीजन कब तक कर जानी चाहिए, कितने हो जानी चाहिए, वो मैंने तुम्हें ऊपर ही बता दिया। बट अगर बोथ ग्रुप दिया था, कम मार्जिन से रहे हो, तो बोथ ग्रुप के लिए ही जाओ, ठीक है। बट सर बोथ ग्रुप दिया था, ह्यूज मार्जिन है, ह्यूज मार्जिन से रह गया मैं, तो देखो कौन सा ग्रुप में थोड़े ढंग के मार्क्स आए हैं। जो भी ग्रुप में तुम्हारे ढंग के मार्क्स आए हैं, उस ग्रुप को अटेम्प्ट करो। सपोज करो तुम्हारे ग्रुप 2 में अच्छे मार्क्स आए या ग्रुप 4 में अच्छे मार्क्स आए, ठीक है, तो पहले इसको क्लियर कर, इसको क्लियर करके तेरे को इंटरनल मोटिवेशन मिलेगा। इंटरनल मोटिवेशन इज एटर्नल, ठीक है, ये कभी खत्म नहीं होता। तो तुम्हें इंटरनल मोटिवेशन मिलेगा, तुम्हारे स्पिरिट और बढ़ेगा चीजों को फिर से आगे टैकल करने के लिए। तो अगर ह्यूज मार्जिन है, तो अगर किसी भी एक ग्रुप में तुम्हें लगता है कि मैं इस ग्रुप में स्ट्रांग हूँ थोड़ा, उस ग्रुप की तरफ जाओ, उसके रिविजन करो, उसका अगर लेक्चर लेना है तो लो, और मॉक टेस्ट दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और तुम्हारी एग्जाम पक्का तुम क्लियर करोगे। बट अगर ज्यादा मार्जिन नहीं था, तो बोथ ग्रुप के लिए ही फिर से तुम्हें जाना है।
नाइन्थ और मेरे हिसाब से मेरा ये लास्ट पॉइंट होगा, ठीक है? नाइन्थ पॉइंट मेरा ये है कि डिस्ट्रैक्शंस को दूर करो भाई, थोड़ा टाइम टाइम की वैल्यू करो। वैल्यू योर टाइम, चीजों को डिस्ट्रैक्ट हो बहुत सारी चीजों से, गर्लफ्रेंड से परेशान हो, गर्लफ्रेंड तुम्हें परेशान कर रही है, घर वाले परेशान कर रहे हैं, वॉट एवर, कोई भी चीज है, तुम्हारे घर की सिचुएशंस खराब है, तबीयत सही नहीं रह रही, बहुत सारी इफ एंड बट्स हो सकते हैं। बट कोशिश करो, हेल्थ पे पूरा फोकस करो स्टार्टिंग से। कोशिश करो कि डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर सको। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन सब यूज करो, यूट्यूब सब कुछ देखो, बट एक टाइम वाइज देखो, एक सिस्टमैटिक वे में देखो। ज्यादा हमेशा डिक्रीजिंग ट्रेंड लगाओ। अगर तुम पहले पहले के 1 महीने अगर 3 घंटा देखे हो, तो नेक्स्ट महीने तुम्हें अब 2 घंटे देखने हैं, फिर 1 घंटा देखना है, फिर खत्म कर देना है उस चीज को, जब तक एग्जाम आएगी तब तक, ठीक है? तो देख, ऐसा नहीं बोला कि कट ऑफ हो जाओ, सारी चीजों को छोड़ दो और सिर्फ पढ़ाई में लग जाओ, वैसा कभी भी नहीं कर पाओगे तुम पहले भी नहीं कर पाए थे, तुम अभी भी नहीं कर पाओगे। बट डिस्ट्रैक्शंस को जितना दूर हो सके उतना दूर रखो, नेगेटिविटी को जितना दूर हो सके उतना दूर रखो। बहुत सारे लोग तुम्हें शायद ये भी बोले होंगे, भाई तू नहीं बना है तो छोड़ दे, कुछ और कर ले, ठीक है? मैंने भी चीज़ ये बोली थी, बट ये उन लोगों के लिए बोली थी कि जिनके 4-5 अटेम्प्ट हो चुके हैं, तो भाई इस चीज़ में अपना दिमाग खपाने से अच्छा है जो चीज़ अच्छी और कर सकता है उस पे जा। बट अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा 1 अटेम्प्ट हुआ है, 2 अटेम्प्ट हुआ है, कम मार्जिन से रह गए हो, फिर भी स्टिल नेगेटिविटी लोग फैला रहे हैं, तो उस नेगेटिविटी से दूर जाओ। फोकस, फोकस, फोकस। अपने आप को 4 महीने के लिए पैक कर लो, और 4 महीने बाद में जो तुम बन के आओगे, वो तुम्हारे सामने होगा। ईदर यू विल बी अ सीएमए फाइनलिस्ट, ईदर विल बी यू अ सीएमए क्वालिफाइड, ठीक है? तो ये मेरी छोटी सी सजेशन टिप्स थी जो मैं तुम्हें देना चाहता था, ठीक है? अगर तुम्हें लगता है कि भैया हमें इस पॉइंट पे भी कुछ और बता दो, उस पॉइंट पे भी कुछ और बता दो, ये चीज का इशू है, इस सब्जेक्ट में क्या करना चाहिए, अगर वो तुम्हें जानना है, जस्ट कमेंट डाउन कि भाई मेरे को ये क्वेरी है, ये चीज है, मैं तुम्हें अपना पर्सनल फोन नंबर तक शेयर कर दूंगा, तुम अपना पूरा डिटेल में डिस्कशन मेरे साथ 1 to 1 कर सकते हो, ठीक है? एंड इट इज नॉट चार्जेबल कि भाई मैं अपना कुछ बेच रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। इट्स समथिंग विच इज वेरी 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 फ्री फॉर यू, ठीक है? मैं हेल्प करना चाहता हूँ तुम्हारी, मेरा काम ही है, आई एम अ टीचर, मेरा काम यही होना चाहिए कि हाउ कैन आई हेल्प स्टूडेंट्स, जब तक मैं कर सकता हूँ। तो ये चीज को ध्यान में रखना, ये चीजों को फॉलो करना, जो मिस्टेक्स मैंने बताई है वो क्या बोलते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उसको सुधारने की कोशिश करना, फिर से उनको रिपीट मत करना, ठीक है? तो और साथ में अगर तुम लोग सीएफआर के अंदर थोड़ा परेशान हो, ठीक है, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर थोड़ा सा परेशान हो, तो मैं कंटिन्यूसली अभी मेरे फ्री लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है? एंड दैट आर फॉर दिसंबर अटेम्प्ट ओनली। तो फ्री लेक्चर्स कंटिन्यूसली आ रहे हैं, मैं एक एक दो दो दिन के गैप में लेक्चर्स डालता हूँ, जस्ट बिकॉज कि वो लेक्चर्स थोड़े ज्यादा लोगों तक पहुंचे। यूट्यूब क्या करता है कि आपके वीडियोस जो होते हैं वो धीरे धीरे करके पहुंचाता है ना, तो फ्री लेक्चर्स जो ज्यादा तक पहुंचे, मैं कंटिन्यूसली डालता भी, उसकी इंस्टाग्राम की स्टोरी भी डालता हूँ कि मैंने ये अपलोड किया, वो अपलोड किया। तो वेदर यू आर इंस्टाग्राम और यूट्यूब कहीं पे भी तुम मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, तभी तुम्हें अपडेट्स मिलती रहेगी कि अब कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ मैं। साथ ही में, ठीक है, तुम्हें लेक्चर्स नहीं देखने, तुम्हें ऐसा है कि तुम्हें रिवीजन करना है, तो तुम्हें जिस फैकल्टी से क्लासेस ली थी उससे रिवीजन कर लो। तुम्हें किसी और का समझ में आता है, जिससे समझ में आता है उससे पढ़ो, पर क्लियर करना है तुम्हें ये, ठीक है? ये दिमाग में रखना। दूसरी चीज, मैं भी रिवीजन लेक्चर जल्दी लेकर आऊंगा, जब तुम्हारी एग्जाम थोड़ी पास में आ रही रहेगी, अक्टूबर के आसपास में कोशिश रहेगी कि मैं रिवीजन रिवीजन लेक्चर्स चालू करूंगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। निराश मत होना, हताश मत होना, ठीक है? जिंदगी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, तुम जरूर से नेक्स्ट अटेम्प्ट में इधर सीएमए फाइनलिस्ट बनोगे, इधर तुम्हारी कोई ग्रुप्स क्लियर हो गए, और इधर यू विल बी अ क्वालिफाइड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।